मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, बट मैं इनके बारे में बात करना चाहता हूँ एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में, राइट। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो गोल्डन पीरियड था म्यूजिक का, वो किन म्यूजिक डायरेक्टर्स ने शुरू किया था। मेरे पास ये लिस्ट है, राइट। जब गोल्डन पीरियड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का शुरू हुआ था, उसको शुरू किया था जयदेव साहब ने, शंकर जयकिशन साहब ने, सचिन देव बर्मन, नौशाद साहब, खयाम साहब, मदन मोहन साहब, ओपी नैयर साहब एंड रोशन साहब, जो कि ऋतिक रोशन के दादाजी थे, रोशन साहब। इन सारे लोगों ने मिल करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक गोल्डन म्यूजिक का पीरियड शुरू किया था, अर्ली 40s से लेकर के अर्ली 60s तक। लेकिन इनमें से सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स सिर्फ 15 साल या 17 साल तक के लिए ही अपने टॉप पे रहे। उसके बाद किसी नए म्यूजिक डायरेक्टर ने इनको रिप्लेस कर दिया। जयदेव साहब के म्यूजिक को एक सर्टेन लेवल पे शंकर जयकिशन ने रिप्लेस किया था। सचिन देव बर्मन, नौशाद साहब को एक सर्टेन लेवल में खय्याम और मदन मोहन ने बहुत ज्यादा टक्कर दी थी। एंड बाद में ओपी नैयर साहब का राइज हुआ था, जो कि मिड 50s से लेकर के मिड 60s तक टॉप पे थे। लेकिन उसके बाद 1964 में एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर आए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने सिर्फ 15 साल तक अपने टॉप पे गेम को नहीं खेला। उन्होंने 30 साल तक 1964 से लेकर के 1994 तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक सीन को डोमिनेट किया। 30 साल तक ये म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ी टॉप पे रही। और ये म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ी कोई और नहीं थी, बल्कि ये थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की जोड़ी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने सिर्फ सचिन देव बर्मन के साथ ही अपनी राइवलरी को नहीं कंटिन्यू किया, उन्होंने उनके बेटे आर डी बर्मन के साथ भी 70s और 80s में अपनी राइवलरी को जारी रखा। और ना सिर्फ सचिन देव बर्मन को ही चैलेंज किया वो थ्रोन के लिए फॉर द एपिटोम ऑफ द म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री, बल्कि उनके बेटे आर डी बर्मन साहब को सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने ही चैलेंज किया था। टोटल उन्होंने 750 फिल्म के म्यूजिक दिया था। एंड ये बहुत बड़ी बात है कि 30 साल तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सीन को किसी इंसान ने डोमिनेट किया हो। Now we've got to realize कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ ऐसा नहीं था कि ये वो गिटारिस्ट थे या ये फ्लूटिस्ट थे जो कैफे के सामने बैठ करके या यहाँ वहां बैठ करके रेलवे स्टेशन के पास या किसी लोगों को एक माहौल में एक पार्टी में गाना सुना रहे होते थे एंड गाली देते थे हिंदी फिल्म वालों को कि उनको ब्रेक नहीं मिल रहा। ये वैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं थे। ये लोग बहुत ज्यादा ट्रेंड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और इनका टैलेंट इस कदर था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इनको ज्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ा। बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से जो प्यारेलाल जी हैं, उनका पूरा नाम है प्यारेलाल शर्मा, और उनके फादर नौशाद साहब के असिस्टेंट हुआ करते थे। बचपन में प्यारेलाल जी एक बार नौशाद साहब की म्यूजिक सिटिंग में 8 साल के बालक के तौर पे पहुंच गए थे और उन्होंने उनका फ्लूट गिरा के तोड़ दिया था। एंड इसकी वजह से नौशाद साहब ने प्यारेलाल को बहुत ज्यादा डांटा था जब वो सिर्फ 8 साल के थे। प्यारेलाल जी बहुत रो रहे थे। बाद में नौशाद साहब ने एक फ्लूट मंगवाया, वो प्यारेलाल जी को गिफ्ट किया और प्यारेलाल जी को ऑफर भी किया कि आप मेरे साथ म्यूजिक सीखिए। एंड प्यारेलाल जी ने नौशाद साहब के साथ अपने अर्ली म्यूजिक लर्निंग्स के लेसन लिए थे। लक्ष्मीकांत जी वैसे ही यूपी के घराने में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की थी उन्होंने म्यूजिक की। एंड बाद में वो दोनों जब मुंबई में टकराए, उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आगे बढ़ना चाहते हैं ना। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दोस्ती फिल्म का जो गाना आया था, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग, एवरग्रीन सॉन्ग, 10,000 साल तक उस गाने को सुना जाएगा। मोहम्मद रफी साहब कई बार कह चुके हैं कि वो उनके वन ऑफ द टॉप 5 सॉन्ग्स में से है जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है। और वो सॉन्ग मेलोडियस है, वो सॉन्ग म्यूजिकल है। उस सॉन्ग के राइज के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने शंकर जयकिशन को लिटरली इंडस्ट्री से बाहर कर दिया था। जिस टाइप का म्यूजिक शंकर जयकिशन क्रिएट कर रहे थे, उस टाइप का म्यूजिक एक सर्टेन एरा में चला था 1950s में। लेकिन 1964 के गाने चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, दोस्ती फिल्म का, जिसको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कंपोज किया था, उसके साथ शंकर जयकिशन जी को समझ में आ गया था कि अब उस यूनिवर्स के गानों के लिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को ही कंसिडर करेंगे और शंकर जयकिशन के पास धीरे धीरे काम मिलना कम हो गया। 1968 में पड़ोसन फिल्म आई थी। पड़ोसन का म्यूजिक आर डी बर्मन ने दिया था, पाथ ब्रेकिंग एल्बम। एंड पड़ोसन 1968 में आई, 1964 में दोस्ती आई और वहां से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन ने लिटरली एक दूसरे के साथ कंपीट करना शुरू किया और एक दूसरे के लेवल को सिर्फ आगे पुश करते चले गए। इनफैक्ट आर डी बर्मन साहब 20 साल तक इंडस्ट्री को डोमिनेट कर पाए थे, 1966 से लेकर 1968 से लेकर के 1988 तक। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी 1964 से लेकर के 1994 तक खलनायक फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग, पाथ ब्रेकिंग सॉन्ग, उस गाने तक उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक सीन को डोमिनेट किया। इनफैक्ट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ ऐसा भी नहीं हुआ था कि उनको किसी ने रिप्लेस कर दिया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी में से लक्ष्मीकांत जी की तबीयत अर्ली 90s में खराब होना शुरू हो गई थी, इसलिए वो बहुत कम फिल्में और बहुत सिलेक्टिव फिल्में रिलेशनशिप के बेसिस पे या फिर कुछ सर्टेन चैलेंजेस के बेसिस पे फिल्म्स का म्यूजिक क्रिएट करते थे। एंड उस टाइम पे भी उन्होंने सौदागर फिल्म का गाना, चाहे वो इल्लू इल्लू या फिर खलनायक का गाना हो या फिर मिस्टर इंडिया का कांटे नहीं कटते हो या हवा हवाई हो, ये सारे गाने क्रिएट किए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी अगर
माधुरी दीक्षित को 1 2 3 दे पाने में सफल रहे, तो उन्होंने श्रीदेवी को हवा हवाई भी दिया, और माधुरी और श्रीदेवी दोनों को एक सर्टन हीरोइन के तौर पर पेश किया जो कि हर टाइप के गानों में सूट हो रही थी। मिस्टर इंडिया के गाने हो, चाहे हम फिल्म का जुम्मा चुम्मा गाना हो, ये 90s में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने क्रिएट किया था, और उन्होंने डेब्यू अपना किया था 1964 में। 28 साल 29 साल के बाद भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी अपने गेम के टॉप पे थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कुछ सिंगर्स को भी ब्रेक दिया था, और वो सिंगर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर सिंगर्स भी बने, लेकिन इनको ब्रेक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। ये बहुत साल तक स्ट्रगल करते रहे, ना आर डी बर्मन ने इनको कभी ब्रेक दिया, ना किसी भी एस डी बर्मन ने इनको ब्रेक दिया, ना कभी भी किसी और कल्याण जी अलन जी ने इनको ब्रेक दिया। इनको ब्रेक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। ये सिंगर्स की लिस्ट है मेरे पास, मैं इन सिंगर्स का नाम आपको बता देना चाहता हूँ। जो सिंगर्स को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने ब्रेक दिया था वो ये थी: कविता कृष्णमूर्ति, उनको सेटअप किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, मोहम्मद अजीज, सुरेश वाडकर, शब्बीर कुमार, सुखविंदर सिंह, विनोद राठौड़ एंड रूप कुमार राठौड़, ये 7 मेजर सिंगर्स। ऑल्दो मैं पर्सनली मानता हूं कि रूप कुमार राठौड़ थोड़े से अंडररेटेड सिंगर है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, उनको उनका ड्यू नहीं मिला। ऑल्दो वीर जाना में उन्होंने एक पाथ ब्रेकिंग गाना गाया था तेरे लिए, रब ने बना दी जोड़ी में उन्होंने एक पाथ ब्रेकिंग गाना गाया था, तुझ में रब दिखता है, एंड एक और गाना उन्होंने मौला मेरे गाया था। बट उसके बाद भी आई फील कि रूप कुमार राठौड़ एक बहुत ज्यादा अंडररेटेड सिंगर है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। साथ ही साथ आप देखो सुखविंदर सिंह की जो एक डिफरेंट काइंड ऑफ आवाज है, विनोद राठौड़ की डिफरेंट काइंड ऑफ आवाज है, शब्बीर कुमार साहब की डिफरेंट काइंड ऑफ आवाज है, गोरियां कलाइयां पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां जो शब्बीर कुमार साहब को दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, या सुरेश वाडकर जी, कविता कृष्णमूर्ति जो कि हम कह सकते हैं कि अलका याग्निक के लेवल तक शायद नहीं पहुंची। अलका याग्निक एकदम डोमिनेट कर रही थी 80s और 90s में म्यूजिक सीन को, बट स्टिल कविता कृष्णमूर्ति को भी कुछ पाथ ब्रेकिंग गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिए थे। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि जानते हुए कि कोई भी किशोर कुमार, कोई भी लता मंगेशकर, कोई भी आशा भोसले, कोई भी मोहम्मद रफी ने लाइफ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को किसी भी गाने के लिए मना नहीं किया। उस लेवल का रिलेशनशिप बिल्ड करने में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी कामयाब थे। ये एक ट्रिविया की बात है, लोगों को नहीं पता है जनरली, बट किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और लता मंगेशकर जो 4 क्वाड्रपल्स थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, इन्होंने लिटरली किसी भी गाने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को लाइफ में मना नहीं किया, चाहे वो गाना कैसा भी हो, चाहे वो गाना इन लोगों को पसंद आया हो या ना आया हो। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की इज्जत ये लोग इतनी करते थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ इनके रिलेशन इतने ज्यादा फैमिलियर थे कि इन चारों ने कभी भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को किसी भी गाने के लिए कभी भी मना नहीं किया। एंड ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक म्यूजिक डायरेक्टर का इतने बड़े बड़े सिंगर्स द्वारा कभी भी रिजेक्ट ना होना, कभी भी एक क्वेश्चन ना उठना उनके ऊपर, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उनके प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, ये एक बहुत बड़ी बात है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल तक टॉप पे बने रहना एक बहुत बड़ी बात है। मेरे पास लिस्ट है ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की कुछ गानों की, एंड इससे आप रियलाइज कर सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, कितने ब्लॉकबस्टर एल्बम्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने क्रिएट किए जो कि आर डी बर्मन साहब भी नहीं कर पाए थे। आर डी बर्मन साहब 20 साल तक अपने टॉप पे थे, बट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी 30 साल तक टॉप पे खेलते रहे। अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने कहा, दोस्ती फिल्म मेन सॉन्ग जो मेरा पर्सनल फेवरेट सॉन्ग भी है दोस्ती फिल्म का, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, जो कि मोहम्मद रफी ने एक बेहतरीन वे में गाया है। उसके अलावा अगर आप देखोगे शागिर्द के गाने, शोर फिल्म के गाने, मनचली के गाने, बॉबी के गाने, हम तुम्हें कमरे में बंद हो, या बाकी गाने, रोटी कपड़ा और मकान, अमर अकबर एंथोनी के गाने, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, वो वाला गाना, कर्ज के गाने, दोस्ताना के गाने, एक दूजे के लिए, प्रेम रोग, हीरो फिल्म के गाने हो, चाहे नाम का जो एल्बम था, चिट्ठी आई है जो उन्होंने पंकज उदास को दिया था, पाथ ब्रेकिंग सॉन्ग पंकज उदास का, उनको भी हिंदी फिल्म्स में इतने गाने, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, बट चिट्ठी आई है कल्ट क्लासिक सॉन्ग है, और वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने क्रिएट किया था पंकज उदास के लिए। नगीना फिल्म के गाने हो, मैं तेरा दुश्मन, मिस्टर इंडिया, हवा हवाई काटे नहीं करते, तेजाब का 1 2 3, जैसे कि मैंने कहा, चालबाज फिल्म, राम लखन फिल्म, माय नेम इज लखन, जो अनिल कपूर के साथ हमेशा टिका रहेगा, क्रोध, सौदागर का इल्लू इल्लू, हम फिल्म का जुम्मा चुम्मा दे दे, खुदा गवाह का तू मुझे कबूल है, खलनायक का चोली के पीछे क्या है, या दीवाना मस्ताना फिल्म जो लास्ट फिल्म थी, जो कि प्यारेलाल ने अकेले कंपोज किया था, दीवाना मस्ताना, गोविंदा और अनिल कपूर की फिल्म के म्यूजिक को, क्योंकि लक्ष्मीकांत जी की तबीयत बहुत खराब थी। उसके भी गाने, हेड या टेल, या ओ मम्मी मम्मी, या उसके अलावा जो एक मेन गाना था, हंगामा हो गया, तेरे बिना दिल लगता नहीं, ओ मेरी जान क्या करूं, जो फिल्म के क्लाइमेक्स में आता है, ये सारे गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने क्रिएट किए थे। चाहे दोस्ती फिल्म अगर आप उठा लो 1964 की, आप खलनायक फिल्म उठा लो 1994 की, 30 साल तक मल्टीपल पाथ ब्रेकिंग एल्बम्स क्रिएट करना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। उसके बाद दीवाना मस्ताना, जो कि प्यारेलाल जी ने अकेले कंपोज किया था आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पार्टनर लक्ष्मीकांत जी। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत डिफिकल्ट काम है टू पुल ऑफ। हिंदी फिल्म का म्यूजिक हर 10 साल में, हर 12 साल में चेंज होता है, लेकिन उसके बावजूद दोस्ती फिल्म का म्यूजिक क्रिएट करना हो, चाहे सौदागर फिल्म का इल्लू इल्लू क्रिएट करना हो, चाहे हम फिल्म में जुम्मा चुम्मा दे दे क्रिएट करना हो, चाहे खलनायक फिल्म में चोली के पीछे क्या क्रिएट करना हो, ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। क्या प्रीतम, जो कि 15 साल से अपने गेम के टॉप पे हैं, वो और 15 साल अपने गेम पे के टॉप पे रह पाएंगे?
हाँ, प्रीतम को इस लेवल पे अगर आप देखो जिस वे में आज वो काम कर रहे हैं, जिस वे में वो एल्बम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप प्रीतम पे दांव लगा सकते हो कि यस 15 साल वो और टॉप पे रह सकते हैं। बट स्टिल इट्स डिफिकल्ट राइट? म्यूजिक चेंज होगा, प्रीतम की एज बढ़ेगी, प्रीतम अपनी क्रिएटिविटी, अपने इंस्टिंक्ट को लूज करेंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जब तक म्यूजिक क्रिएट करते रहे वो अपने गेम के टॉप पे ही थे। आर डी बर्मन उनके मेन राइवल थे, लेकिन आर डी बर्मन साहब भी 30 साल तक इंडस्ट्री को डोमिनेट नहीं कर पाए थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने 30 साल तक इंडस्ट्री को डोमिनेट किया। 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स राइट? आर डी बर्मन साहब को सिर्फ 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। कविता कृष्णमूर्ति, रूप कुमार राठौड़ को ब्रेक देना, चाहे सुखविंदर सिंह को ब्रेक देना हो, चाहे शब्बीर कुमार को ब्रेक देना हो, यू नो ऑल दीज सिंगर्स को ब्रेक देना हो, कभी किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले जी, मोहम्मद रफी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को एक बार भी रिजेक्ट नहीं किया किसी भी गाने के लिए। राज कपूर हो, चाहे राशि प्रोडक्शन हो, चाहे यश चोपड़ा हो, हर मेजर डायरेक्टर के लिए चाहे देव आनंद साहब के भाई चेतन आनंद के लिए फिल्म के गाने क्रिएट करना हो, शक्ति समंता की फिल्म के लिए गाने क्रिएट करना हो, पाथ ब्रेकिंग एल्बम्स अक्रॉस 3 डेकेड्स क्रिएट करना इज नॉट अ जोक, इट इज नॉट अ जोक। एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने ये किया था राइट? एंड इट्स सैड कि शंकर एहसान लॉय या विशाल शेखर्स ऑफ द वर्ल्ड या हिमेश रेशमियास ऑफ द वर्ल्ड, ऑल दीज म्यूजिक डायरेक्टर्स सिर्फ 10 साल 12 साल मे बी 15-17 साल तक अपने गेम के टॉप पे थे, एंड देन धीरे धीरे यू रियलाइज कि उनके एल्बम्स में मैजिक खत्म होता चला गया। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जब तक म्यूजिक क्रिएट करते रहे, उन्होंने पाथ ब्रेकिंग म्यूजिक हमेशा ही क्रिएट किया। एंड देन लक्ष्मीकांत जी की जब तबीयत खराब होने लगी, तो वो दोनों की जोड़ी कम प्रोजेक्ट्स दे रही थी एंड वो कम ग्रेटनेस क्रिएट कर रही थी एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। कहीं ना कहीं यू रियलाइज कि यार एक आदमी का अगर पार्टनर जो जतिन ललित है राइट, जब जतिन ललित अलग हो गए तो ऑफ कोर्स वो म्यूजिक उनका मैजिक क्रिएट नहीं हो सकता राइट? अगर आप एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे नदीम श्रवण का जब स्प्लिट हो गया, तो उसके बाद वो ग्रेटनेस क्रिएट नहीं हो पाती है। जतिन ललित जब साथ में इतने साल आपने काम किया है, जब वो स्प्लिट हो गया तो वो ग्रेटनेस क्रिएट नहीं हो सकती, जस्ट द नेम ऑफ द गेम। विशाल शेखर का अगर स्प्लिट हो जाए खुदा ना खास्ता, तो वो ग्रेटनेस जो थोड़ी बहुत वो भी क्रिएट कर भी पा रहे हैं, बेशरम रंग या घुंगरू, वो नहीं कर पाएंगे बट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी एक फैमिली की तरह से ही थे, वो दोनों एक दूसरे को भाई मानते थे। लक्ष्मीकांत जी के डेथ के बाद भी प्यारेलाल जी ने हमेशा अपनी फिल्म में जो उनका म्यूजिक आया वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के तौर पे क्रेडिट हुआ। तो यू गॉट टू रियलाइज कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की फिल्म में जो म्यूजिक था, उनके एल्बम्स में जब हारमोनियम बजता था, जब सितार बजता था, जो फ्लूट बजता है, जो यॉडलिंग उन्होंने शुरू करवाई थी किशोर कुमार की, जो ऑर्केस्ट्रा का हेवी यूसेज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के एल्बम में होता है, यू रियलाइज इंस्टेंटली कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का एल्बम है राइट? जब वो दोस्ताना फिल्म में ऑर्केस्ट्रा यूज होता है, जब कर्ज फिल्म में वो डिस्को के गाने बजते हैं, जब हारमोनियम बजता है, जब सितार बजता है, जब फ्लूट बजता है, यू रियलाइज 1 2 3 जिस वे में वो गाना सेटअप होता है, यू रियलाइज कि दिस इज यूनिक टू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। और वो म्यूजिक बहुत ज्यादा डिफरेंट था एज कम्पेयर टू आर डी बर्मन के म्यूजिक में राइट? आर डी बर्मन का एरा था, बहुत सारे लोग आगे भी करते हैं कि 1970s में मे बी आर डी बर्मन ने ज्यादा मैजिक क्रिएट किया। ऑफ कोर्स बायसेस भी है लोगों के, एंड अंडरस्टैंडेबली सो, बिकॉज आर डी बर्मन और किशोर कुमार ने जो ग्रेटनेस क्रिएट की, मे बी उस लेवल की ग्रेटनेस लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने क्रिएट नहीं की किशोर कुमार के साथ। हम आगे कर सकते हैं कि मे बी आर डी बर्मन किशोर कुमार ने ज्यादा ग्रेटनेस क्रिएट की एज कम्पेयर टू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड किशोर कुमार, एंड कई लोग बायस भी हैं आर डी बर्मन को लेकर के, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल। बट यू हैव टू रियलाइज कि इवन अगर हम ये मान लें कि आर डी बर्मन साहब ज्यादा ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर थे 70s और 80s के, उसके बावजूद एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना, एक सर्टन फ्लूट, एक सर्टन सितार, एक सर्टन हारमोनियम, एक सर्टन यॉडलिंग और ऑर्केस्ट्रा के वे में लोगों को कन्विंस कर देना कि ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, ये आर डी बर्मन का म्यूजिक नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस चीज को किया एंड कहीं ना कहीं यू फील कि ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स क्या आगे आ पाएंगे? क्या कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर होगा जो 30 साल तक इंडस्ट्री को डोमिनेट करेगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। प्रीतम के ऊपर आप बेट कर सकते हो, उन्होंने 15 साल से पिछले 15 साल में इंडस्ट्री को डोमिनेट किया एब्सोल्युटली, बट उनको भी 15 साल और डोमिनेट करना पड़ेगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लेवल पहुंचने पे। इनफैक्ट दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर मी टू टॉक अबाउट द सॉन्ग चोली के पीछे क्या है। अगेन वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल सॉन्ग था 90s में, दूरदर्शन पे जब वो गाना आया भी नहीं था, रेडियो पे उस गाने को विविध भारती ने कभी प्रसारित भी नहीं किया था, बिकॉज उस टाइम पे बोला गया था कि इतने मेजर म्यूजिक डायरेक्टर्स, इतने सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर्स ने इतना कंट्रोवर्शियल गाना क्यों बनाया। बट यू हैव टू रियलाइज कि जैसे कि मैंने कहा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हर गाना सिचुएशन के हिसाब से होता है। एंड खलनायक फिल्म में जब वो गाना आता है चोली के पीछे क्या है, तो यू हैव टू रियलाइज कि वो सारे गुंडे, सारे गैंगस्टर्स, बल्लू, संजय दत्त वहां पे बैठ करके एक एक काइंड ऑफ बंजारन का डांस देख रहे हैं राइट? वो बंजारन का डांस देख रहे हैं। आप जब बंजारन का डांस देख रहे हो, यू हैव टू रियलाइज कि वो गैंगस्टर्स के सामने कोई एक भजन नहीं गाएंगे, वो कोई प्यार का नगमा है, वो काइंड ऑफ गाना नहीं गाएंगे, चिट्ठी आई है, संदेश से आते हैं, उस काइंड ऑफ गाने को नहीं गाएंगे। वहां पे उनको एक सर्टेन एटमोस्फियर के हिसाब से गाना गाना था, एंड उसके बेसिस पे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उस गाने को क्रिएट किया था चोली के पीछे क्या। गाना खराब नहीं है, गाना डबल मीनिंग नहीं है। वहां पे इला अरुण की आवाज में जब
जब जब वो विवियन रिचर्ड्स, नीना गुप्ता जी इला अरुण की आवाज में जब गाती हैं कि चोली के पीछे क्या है, तो अलका याग्निक माधुरी दीक्षित के लिए कहती है कि चोली के पीछे दिल है मेरा, राइट? वो कंट्रोवर्सी नहीं है, वो कोई गलत चीज नहीं है, जस्ट दैट द वे इट हैपेंस इन द वर्ल्ड ऑफ बंजारा। अगर आप बंजारों के गाने को कभी सुनोगे तो वहां पे ये होता है, वहां पे वो थोड़ी सी डबल मीनिंग बातें होती हैं, बट स्टिल वहां पे वो एक वल्गैरिटी नहीं होती, वहां पे प्योरिटी होती ही है। एक बंजारन एक दूसरी लड़की जो यंग है उसको पूछ रही है कि चोली के पीछे क्या है, एंड वो बता रही है कि चोली के पीछे मेरा दिल है, दैट्स इट, राइट? और वो उस सिचुएशन के हिसाब से, खलनायक फिल्म की उस सिचुएशन के हिसाब से, गैंगस्टर्स के सामने, बल्लू के सामने, संजय दत्त के सामने बंजारन्स को गाना गाना था, वहां पे उस सिचुएशन के लिए वो एब्सोल्युटली एप्ट सॉन्ग है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। बट उसके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को बहुत कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ी थी, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था उनका, और विविध भारती पे वो गाना प्रसारित नहीं हुआ था, दूरदर्शन पे वो गाने नहीं आ रहे थे। फिल्म रिलीज हुई, वो गाना डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर हुआ, एंड राइटली सो। बाद में अलका याग्निक और इला अरुण ने उसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, फॉर बेस्ट सिंगर इनफैक्ट, एंड सरोज खान ने अवार्ड जीता फॉर बेस्ट कोरियोग्राफर। बट वहां पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का हुआ था। बट यू हैव टू रियलाइज कि 1964 में दोस्ती फिल्म का एल्बम क्रिएट करने के बाद, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे क्रिएट करने के बाद, वहां से गुजरते हुए 70s और 80s में आर डी बर्मन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ने के बाद, 1991 में हम का ब्लॉकबस्टर सॉन्ग जुम्मा चुम्मा दे दे, और 1991 में सौगंध, सॉरी, सौदागर फिल्म का गाना इलू इलू, एंड देन 1993 में खलनायक का गाना चोली के पीछे क्या है, दीवाना मस्ताना का हेड या टेल, या ऑल दोस अदर सॉन्ग्स ऑफ दीवाना मस्ताना। यू हैव टू रियलाइज कि ऐसा किसी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए कर पाना इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। अगर आप आर डी बर्मन की डिस्कोग्राफी देखोगे तो यूल रियलाइज कि 1985 1986 के बाद उनकी फिल्म्स का म्यूजिक का लेवल तेजी से गिरा था, एंड भगवान की कृपा से जो उनका फाइनल एल्बम था जो उन्होंने अपने जीवित रहते हुए क्रिएट किया था, 1942 लव स्टोरी 1994 में आई थी, उसका गाना एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा वो पाथ ब्रेकिंग गाना है, डेफिनेटली है। एंड उसके बाद आर डी बर्मन साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बट यू हैव टू रियलाइज कि ये बहुत रेयर चीज है, शंकर जयकिशन हो, चाहे जयदेव हो, चाहे ओपी नैयर साहब हो, चाहे नौशाद साहब हो, चाहे खयाम साहब हो, ये सारे सिंगर्स, ये सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स, सचिन देव बर्मन, आर डी बर्मन, ये लोग 15 साल 17 साल मे भी 20 साल तक पहुंचे, डोमिनेट किया उन्होंने इंडस्ट्री को। कोई भी 25 साल तक इंडस्ट्री को डोमिनेट नहीं कर पाया था म्यूजिक सीन में, कोई भी 30 साल तक इंडस्ट्री को डोमिनेट नहीं कर पाया था म्यूजिक सीन में, एक्सेप्ट फॉर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। एंड यू हैव टू रियलाइज कि कहीं ना कहीं जो आर डी बर्मन के फैंस है, जो एक पॉप कल्चर में आर डी बर्मन की जगह है, वहां पे कहीं ना कहीं यू फील कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को थोड़ा सा सेकेंडरी पोजीशन मिल गया है, आर डी बर्मन साहब को प्राइमरी पोजीशन मिल गया है। पर उसके बाद भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कभी खुद को आर डी बर्मन से सुपीरियर बताने के लिए कहीं कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कहीं कोई कमेंट नहीं किया, हमेशा ही आर डी बर्मन को एक बहुत हाई रिगार्ड में ही होल्ड किया। इनफैक्ट बहुत कम लोग जानते हैं कि दोस्ती फिल्म में हारमोनियम आर डी बर्मन साहब ने बजाया था, जो गाना चाहूंगा मैं तुझे में जो फ्लूट वगैरह बजती है, जो सितार वगैरह बजता है, वो आर डी बर्मन साहब ने ही बजाया था, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के असिस्टेंट भी थे दोस्ती फिल्म में। एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी में से लक्ष्मीकांत जी इस देश को अलविदा कह चुके हैं, इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। प्यारेलाल जी अभी भी जिंदा हैं। अब वो म्यूजिक क्रिएट नहीं करते हैं, लास्ट जो म्यूजिक उन्होंने क्रिएट किया था ओम शांति ओम का गाना था धूम ताना, जो कि फराह खान ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था प्यारेलाल जी को कंपोज करने के लिए, उन्होंने कंपोज किया था। एंड प्यारेलाल जी आजकल इंडियन आइडल वगैरह में आते हैं, जिस वे में वो बात करते हैं, जिस वे में वो लक्ष्मीकांत जी के बारे में बात करते हैं, जिस वे में वो किशोर दा या लता जी, आशा जी या रफी साहब के बारे में बात करते हैं, यू रियलाइज की उस टाइप की घनिष्ठता आज के डेट में म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स के बीच में हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट सोनू निगम और प्रीतम ने एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट किया, बट सोनू निगम भी बहुत ज्यादा खफा हो गए थे प्रीतम से, जब प्रीतम ने उनको सुभान अल्लाह सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म ये जवानी है दीवानी में श्री राम से रिप्लेस किया था। सोनू निगम ने वो गाना रिकॉर्ड कर लिया था ये जवानी है दीवानी के लिए, बट उसके बावजूद प्रीतम ने उस गाने को श्री राम से रिकॉर्ड करवाया, और फिल्म में वो गाना श्री राम की वॉइस में था। एंड सोनू निगम ने प्रीतम के साथ 2-3 साल तक बात नहीं की थी, दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स भी आ गए थे। इनफैक्ट सोनू निगम ने 1-2 जगह कहा भी था कि वो प्रीतम से खफा है। बाद में प्रीतम ने सोनू निगम को मना लिया, और आज वो गाने देते भी हैं सोनू निगम को, बहुत ज्यादा हाईली होल्ड भी करते हैं सोनू निगम को। इनफैक्ट प्रीतम का जो फर्स्ट फिल्म था उसके चारों गाने सोनू निगम ने ही गाए थे, 2001 में एक फिल्म आई थी, उसके चारों गाने सोनू निगम ने ही गाए थे। तो देयर इज नो वे कि प्रीतम इज गोइंग टू डिसरिस्पेक्ट सोनू निगम। इनफैक्ट करण जौहर ने पर्सनली सोनू निगम का गाना नहीं रखा था उस फिल्म में, उन्होंने एक नई वॉइस को लेने की कोशिश की थी ये जवानी दीवानी के लिए, लोगों को नहीं पता है। बट इट्स जस्ट दैट कि सोनू निगम और प्रीतम प्रीतम इतना हाई रिगार्ड में होल्ड करते हैं सोनू निगम को, बट वहां पे भी हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट आ गया। किशोर दा, जिनके बारे में कहा जाता है कि थोड़े से इराक्टिक थे, थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल थे, उन्होंने कभी भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को किसी चीज के लिए मना नहीं किया। रफी साहब ने कभी मना नहीं किया, लता जी ने मना नहीं किया, आशा भोसले ने मना नहीं किया, तलत महमूद ने मना नहीं किया, मुकेश जी ने मना नहीं किया। एंड ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक इतने ग्रेट आर्टिस्ट ने एक दूसरे ग्रेट आर्टिस्ट के साथ इतने अच्छे से अपने रिलेशनशिप को रखा। 30 साल म्यूजिक इंडस्ट्री को डोमिनेट करना, वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने वो किया। चलो बाय।